नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इस कमीशन की स्थापना में हमारे यहाँ तो वैसे मानवाधिकारों का कोई मतलब नहीं था। पहले इसकी कोई सुनवाई ही नहीं थी। मानवाधिकार क्या होता है कोई नहीं जानता था। फंडामेंटल राइट्स को नहीं जानते थे, मानवाधिकार कहाँ से जानेंगे। इसकी जो शुरुआत हुई ये बहुत सारी विदेशी संस्थाओं के दबाव में हुई, UN के दबाव में की गई। एक जैसे आपको बताया था उस दिन जनहित याचिका समझा रहे थे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो उसमें बताया था कि भागलपुर जेल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई याचिका दायर की गई थी। उसी के बाद सुनवाई होनी शुरू हुई, तब कुछ पता चला कि अच्छा ये भी होता है कि लोगों के अधिकार क्या होते हैं, कैदियों के भी अधिकार होते हैं। तब माना गया कि जो कैदी हैं जेल के वो भी क्या है, इंसान है। नहीं तो इंसान मानते ही नहीं थे उनको, तो समाज से बिल्कुल अलग मान लिया गया कि वो क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं। तो हुआ ये कि जब ये चीज़ें सामने आने शुरू हुई, ये व्यवस्थाएं जब सामने आई, तो फिर कहा गया कि भाई भारत में हालांकि इस पर कोई ये सब व्यवस्था ही नहीं थी, सुनते ही नहीं थे। तो एक लंदन में एक संस्था है, तो सरकार ने उस पर बैन लगा दिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम सुना है? नाम ही नहीं सुना एमनेस्टी इंटरनेशनल। बहुत बड़ी संस्था है ये। समझ लीजिए कि मानवाधिकार के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। लंदन हेडक्वार्टर्स है उसका। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की और भारत में जो मानवाधिकार की स्थिति थी उस पर चर्चा की। और फिर बाद में संयुक्त राष्ट्र का दबाव बना, प्रेशर बना कि नहीं भाई, भारत इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, इतनी बड़ी आबादी की इतने सारे लोगों को मानवाधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। भाई इंसान और जानवर में अंतर होता है, तो ये विशिष्ट अधिकार इंसान को इंसान होने के नाते मिलने चाहिए। समझ गए कि आप क्या है, मानव अधिकार, यानी मानव बाकी लोगों से क्या है, जानवरों से अलग है। भाई पशुओं को बांध के रखते हैं, इंसान को बांध के नहीं रख सकते आप। पशुओं को पिंजरे में कैद रखा जाता है, इंसान को तो नहीं रखा जा सकता। पशुओं को मारेंगे पीटेंगे वो किसी से नहीं कहने जाएगा, इंसान को मारेंगे पीटेंगे वो 10 लोगों से कहेगा। तो इंसान और जानवर में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो उसी कहा गया कि इंसान की अपनी विशिष्ट प्रकृति है, स्पेशल नेचर है, और इसी स्पेशल नेचर में मानव को अलग से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये वेस्टर्न है। ये आपको जैसे जब DPSP बता रहे थे तो बताया था कुछ पाश्चात्य प्रभाव भी हमारे DPSP में जोड़े गए हैं, वेस्टर्न कल्चर, तो उसमें समानता का अधिकार भी जोड़ा गया, मानवाधिकार भी जोड़ा गया। हमारे यहाँ ये सब नहीं माना जाता था, क्योंकि बताया था कि बहुत सारी जातियों के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था, जानवरों की तरीके से ट्रीट करते थे। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने इसका विरोध किया और अभी भी वहीं से ही आया। जब UN का दबाव पड़ा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का दबाव पड़ा, तब 1993 में सरकार ने एक संविधानेतर संस्था के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। तो ये स्थापना अंतर्राष्ट्रीय संधियों, अंतर्राष्ट्रीय दबावों की वजह से पड़ा। और ये इसीलिए हुआ कि जैसे आपको बताया था 1991 आपको लिखवाया था इकोनॉमिक्स में, 1991 क्यों इम्पोर्टेंट है, LPG आपको बताया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम पूरी दुनिया से क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे। तो दुनिया भी तो हमसे जुड़ेगी, दुनिया देखेगी ना कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, तो हमें भी जुड़ना था। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बहुत सारी शर्तें लगाती हैं कि हम जुड़ तो रहे हैं, लेकिन आपको ये काम करने होंगे। जैसे वर्ल्ड बैंक उधार तो देगा, लेकिन कहेगा कि आपको ऐसे 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 ये काम करने हैं, कि आपको इतने पेड़ लगाने हैं, पर्यावरण के लिए कई सारे कन्वेंशन होते हैं, ठीक। तो बहुत सारी शर्तें लागू करते हैं। तो उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ही स्थापना हुई, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, हम बाकी दुनिया से जुड़ रहे थे, बाकी दुनिया से हमारी व्यवस्थाएं जुड़ रही थी, तो भाई दुनिया की भी कुछ बातें हमें माननी थी। तो वही दुनिया की बातों को मानने के लिए, ये भी वही है, सफ़ेद हाथी दिखावा टाइप से।
कि बस हमें दिखावा करना है कि हम मानव अधिकार के प्रति सजग हैं, हालांकि मानते नहीं। अभी भी हमारे यहाँ जाति व्यवस्था जो है वो बिल्कुल इसी के लिए चलती है कि बहुत सारी जातियाँ, आपको बताया था कि गंदे कामों के लिए बनी ही है। नाले की सफाई हो, सीवर की सफाई हो, वो एक खास जाति तक सिमटा हुआ है। वो नौकरी नहीं है, वो जातिगत पेशा है। जो मोची होगा वो जातिगत पेशा है, वो कमाई का साधन नहीं, वो आजीविका नहीं है, वो क्या है? जातिगत पेशा। तो मानते ही नहीं कि वो इंसान है। वो चमड़े का काम करेगा, वो जूता ही सिलेगा, या वो सीवर की सफाई ही करेगा, या जो घर की जो सेप्टिक टैंक होता है ना उसकी सफाई करता है। तो निश्चित जातियों तक क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया। अरे जाति ठीक है, पेशा ठीक है, लेकिन वो भी तो इंसान है। जब वो गंदगी का काम कर रहा है, वो चमड़े का काम कर रहा है, लोगों की गंदगी साफ कर रहा है, तो उसको इंसान के बराबर मानते ही नहीं। क्या मानते हैं? समाज से अलग काट दिया गया। तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ें मतलब है ही नहीं सिस्टम में। मानवाधिकार जैसी कोई चीज़ नहीं रखती। मानवाधिकार एक अमीर लोगों का एक बातचीत थी। ठीक। तो वही अंतर्राष्ट्रीय दबाव, ग्लोबलाइजेशन का दबाव, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब सोचिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत सरकार ने अभी बैन कर दिया, मोदी जी बंद कर दिया उसको। इतना उसे हल्ला मचाते थे ह्यूमन राइट्स को लेकर। हमारे यहाँ बंद हो गया एमनेस्टी इंटरनेशनल, कई सारे ऑफिस उसके बंद कर दिए गए। ठीक है, अब संस्था है तो उसको काम करने देना चाहिए था, कम से कम बताती तो कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए 1993, 1993, 1993। ठीक। लिखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 was passed, पारित किया गया संसद द्वारा, was passed by पार्लियामेंट, संसद द्वारा पारित किया गया, संसद द्वारा पारित किया गया। और इसी अधिनियम द्वारा, एंड बाय दिस एक्ट, इसी अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। और इसी अधिनियम के द्वारा किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कब स्थापना हुई? 1993। ठीक है, इसकी संरचना लिख लीजिए, कंपोजिशन, संरचना। ठीक है, 1+4, 1+4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो एक क्या होगा? चेयरमैन, अध्यक्ष, और 4 क्या होंगे? सदस्य, 4 मेंबर्स। ठीक। और 4 पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। लिखिए 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स प्लस 4, 4 पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? कि वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं। चारों जो कमीशन है, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, और कौन सा, महिला आयोग और अल्पसंख्यक, इन सब के चेयरमैन। लिख लीजिए एससी कमीशन के अध्यक्ष यानी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय, एसटी कमीशन के चेयरमैन अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन, और राष्ट्रीय महिला आयोग। नहीं भाई, अल्पसंख्यक बोले।
माइनॉरिटी। तो एससी आयोग का अध्यक्ष, एसटी आयोग का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन और महिला आयोग, ये 4 सदस्य यानी आपने अपने आयोग के अध्यक्ष, ये इसमें कैसे सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है। अब इसका जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होता है, पहले था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फॉर्मर सीजेआई होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, वही होंगे। बाद में कहा गया कि नहीं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज इसका चेयरमैन हो सकता है। तो अध्यक्ष क्या आगे लिख लीजिए ब्रैकेट में, उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त या कौन सा कार्यशील कार्यरत न्यायाधीश। ठीक है। क्लियर हो गया। और इसमें भी जैसे जो मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स में भी अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ठीक है, और एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, वो रिटायर्ड भी हो सकता है। तीसरा सदस्य जो होगा, यानी 2 न्यायपालिका से होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, वो रिटायर्ड भी हो सकता है, या और दूसरा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, रिटायर्ड हो चाहे वर्किंग हो। तीसरा इसमें एक सदस्य रखा गया है कि जो सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों वाला हो, यानी जिसने सामाजिक कार्य ठीक ठाक किए हो, उसको सदस्य रखा जाता है। और चौथा जो है कि मानवाधिकार, ह्यूमन राइट से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति को इसमें मेंबर चुना जाता है। तो ये जो 5 सदस्य और इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं, इसके लिए भी एक कमेटी बनती है। ये क्या बनती है? समिति बनती है। लिख लीजिए, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति होती है, अ कमेटी अपॉइंटेड फॉर द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। अध्यक्ष और सदस्यों के लिए क्या होती है? एक समिति होती है विथ 6 मेंबर्स, 6 सदस्यों वाली। यानी कितने सदस्यों की समिति होती है? 6। छह सदस्यों की एक समिति होती है। ठीक। अब ये 6 सदस्य कौन कौन होंगे लिख लीजिए। नंबर 1 प्रधानमंत्री, पीएम। पीएम ही क्या होगा? अध्यक्ष होगा इस समिति का, चेयरमैन। नंबर 2 गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। ठीक। नंबर 3 लोकसभा में विपक्ष का नेता, लीडर अपोजिशन इन लोकसभा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर, लोकसभा में विपक्ष का नेता। नंबर 4 राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लीडर अपोजिशन इन राज्यसभा। राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लीडर अपोजिशन इन राज्यसभा। नंबर 5 लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। नंबर 6 राज्यसभा के उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये डिटेल में लिखवा दे रहे हैं, ये सब पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है, ये बस आपकी जानकारी के लिए लिखवा दे रहे हैं, एग्जाम में नहीं आता। वो यूपीएससी में कभी बहक के पूछ दिया तो पूछ दिया, ऐसे नहीं आता जनरली। बस आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको लिखवा दे रहे हैं, इसको चिंता मत कीजिए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ये सब नहीं आता। ठीक है। तो फिर से समझ लिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 4 + 1।
5 और 4 सदस्य क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो, यानी कि पदेन होते हैं। कौन कौन, SC ST कमीशन और माइनॉरिटी कमीशन और वुमेन कमीशन के चेयरमैन सारे होते हैं। 4 वो फिक्स होते हैं, पदेन का मतलब वो फिक्स होंगे, यानी जो भी इन कमीशन का चेयरमैन बनेगा ऑटोमेटिक वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। बाकी जो 4 सदस्य हैं उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग जज होगा, एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग चीफ जस्टिस होगा, एक ये मानवाधिकार में कार्य करने वाला विधिक जो विशेष आदमी होगा, और एक व्यक्ति होगा जो अपना सोशल वर्क में अच्छा काम किया हो। और इन सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए क्या बनेगी, कमेटी बनेगी, समिति। अध्यक्ष और सदस्यों के लिए समिति में 6 सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री, उसके बाद गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति। हालांकि सब दिखावा है। अब देखिए, एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 तो इन्हीं के आदमी हो गए, तो 6 में से 4 तो इन्हीं के आदमी। अब अपोजिशन लीडर बेचारा क्या करेगा, खत्म कहानी, समझ गए। तो 4 में से 3 सरकार के ही है, तो ये केवल दिखावा है, लेकिन बस ये दिखा दिया गया है कि हाँ हम करते हैं। तो इसी समिति की सिफारिशों पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। किसकी नियुक्ति करेगा, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। ठीक, इनका कार्यकाल लिख लीजिए, टेन्योर, कार्यकाल सबका, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल लिख लीजिए, 5 वर्ष या 70 वर्ष, 5 years और 70 years, जो पहले पूरा हो जाए। 5 साल या 70 साल, विच कम्स अर्लियर, जो पहले पूरा हो जाए। रीअपॉइंटमेंट, पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, नॉट एलिजिबल। ठीक है, और इनका जो हटाया जाना राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह के बाद। रिमूवल लिख लीजिए, हटाया जाना। उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा के बाद राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा के बाद राष्ट्रपति द्वारा, यानी हटा सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन किसके सिफारिशों के बाद, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस के बाद। ठीक है, वही है कि इनके वेतन भत्तों में, सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक, अब इसमें भी यही है कि जो मानवाधिकार से संबंधित जो उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ ह्यूमन राइट्स का, तो इसके लिए शिकायतें कहाँ की जा सकती हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायतें की जा सकती हैं। मानवाधिकार आयोग उसकी जांच की सिफारिश कर सकता है और एक सिविल कोर्ट की तरीके से काम कर सकता है, वही सेमी अर्ध न्यायिक संस्था की तरीके से, कि किसी को भी जिसने मानवाधिकार का किसी का उल्लंघन किया है उसको समन किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, सरकारी दस्तावेज या कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं और केस दर्ज कराने के लिए कहा जा सकता है। वही बात घूम फिर के कि वो केस दर्ज कराने के लिए, मान ली पुलिस को केस नहीं दर्ज करी, कह देंगे भाई केस दर्ज कर दो। मान लीजिए कि पुलिस अभिरक्षा में किसी की मौत होगी, मानवाधिकार आयोग में केस किया, मानवाधिकार ने पुलिस को कहा कि जांच करो, खुद थोड़े आके जांच करेंगे, जांच कौन करेगा, पुलिस ही जांच करेगी, ले देके घूम फिर के सारा मामला वहीं आ जाता है। कि इनके पास अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि ये खुद इंडिपेंडेंटली कोई जांच कर पावे। भाई वो तो दिल्ली में बैठा हुआ 5 सदस्य, उन्होंने कह दिया कि भाई जांच करके रिपोर्ट भेजो, तो जांच तो पुलिस ही करेगी, रिपोर्ट भेजेगी, अब वो तो रिपोर्ट देखेंगे ना। तो मान लिया कि पुलिस ही सिक्योरिटी में किसी को मारा गया, पुलिस ही जांच करके रिपोर्ट भेजेगी, ये बस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेंगे या बोलेंगे फिर से जांच करो, फिर जांच कौन करेगा, पुलिस करेगी। मान लिया बहुत हुआ तो CBI को बोले अभी तुम जांच कर लो, और किसी को दे दिया। समझ रहे हैं, अगर ये होता कि ये खुद फैसला सुनाते कि हाँ तुमने गलत किया है, तुमको 10 साल की सजा, आओ, तुमको सस्पेंड किया जाता है, पूरा थाना बर्खास्त, जैसे कोर्ट के पास पावर होती, आपको बताया था हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है
पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, कि अपने अवमानना के संबंध में दंड देने का अधिकार है, कि वो अपना आदेश देंगे, फैसला देंगे और फैसला देने के साथ साथ फैसला लागू भी कराएंगे। ये नहीं कर सकते, ये बस कह सकते हैं कि हाँ कर दीजिए, दबाव बना सकते हैं कि भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार से फोन आया, डीएम को फोन कर दिया, एसपी को फोन कर दिया, या मुख्यमंत्री को दबाव बनाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है जांच करवा देंगे। तो वही है कि उन मामलों की जांच करने के दबाव बनाएंगे जहां पर अपनी पार्टी की सरकार नहीं, जहां दूसरी पार्टी की सरकार है वहां जांच करवाने के लिए कहेंगे, वहां दूसरा पार्टी वाला पुलिस बैठा हुआ है तो वो भी ठीक से नहीं करेगा, और जहां अपना पार्टी वाला है वो कुछ बोलेगा ही नहीं कि जाने दो सब तो ठीक ही है। या दूसरे पार्टी वाले पुलिस ने रिपोर्ट भेजी तो उसको अस्वीकार कर देंगे, नहीं भाई गलत रिपोर्ट है। अपना पार्टी वाला भेजेगा तो स्वीकार कर लेंगे, नहीं हमारे राज्य में सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ गए, ले दे के घूम फिर के यही आ जाता है कि ये लोग ही नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो वही सफेद हाथी टाइप से बन जाती है दोस्त, वही ना कैग जैसा सिस्टम है, ना यूपीएससी जैसा सिस्टम है, ना इलेक्शन कमीशन जैसा सिस्टम है इनके पास, कि इनको बस बना दिया गया है, ठीक है, बस सिफारिशें करना। हालांकि कुछ मामलों में इनके पास है शक्तियाँ सिविल कोर्ट की तरीके से, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव नहीं होती। एक आध छोटा मोटा इनके पास पार्टी होगा जो किसी मामलों की जांच कर सकते हैं। हाँ, कुछ गड़बड़ी हुआ तो उसमें सरकारों को कह सकते हैं कि आप मुआवजा दे दीजिए। मान लीजिए पुलिस ने किसी को एनकाउंटर में मार दिया, मामला नेशनल ह्यूमन राइट्स के पास पहुंचा, अब जो मर गया तो जिंदा होएगा नहीं, भाई फेक एनकाउंटर पुलिस ने किया, मार दिया, मामला गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, जो मर गया वो तो गया, केस मुकदमा चलेगा। अब कोर्ट में ट्रायल होगा, कई मामलों में ट्रायल हो भी जाता है, जैसे अक्सर आप सुना कि फेक इनकाउंटर के मामले में पुलिस वालों को सजा हो गई, तो बहुत रेयरेस्ट एक केस में सजा होती है, वो भी सजा होने में 20 साल 25 साल लग जाता है। देखते ना कि 20 साल पुराने मामले में पता चला पुलिस को सजा हुई, 8 पुलिस वालों को सजा होगी, 5 पहले ही मर चुके हैं, 2-3 बच्चे हुए, उम्र भी गई, बुढ़ापे में जाएंगे जी, ठीक है, तब तक तो मौत जिंदगी गुजर गई, जो मर गया वो तो गया भाई। ले दे के फिर घूम फिर के वहीं आना है सिविल कोर्ट पुलिस के पास, सिविल कोर्ट के पास मामला जाएगा, सिविल कोर्ट या नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुलिस से कहेगी भाई फाइल भेजो, पुलिस जांच करेगी, जांच करके भाई कोर्ट अदालत जज थोड़ा आता जांच करने के लिए, वो क्या मंगाएगा, फाइल ही तो मंगाएगा पुलिस से, पुलिस ही देगी, अपने इनकाउंटर की जांच खुदे करेगी, खुदे करके रिपोर्ट देगी कोर्ट को। तो इसीलिए अमेरिका वगैरह में काफ़ी चलता है सब, जैसे आपने सुना होगा अभी 2 साल पहले हुआ था ब्लैक, क्या था, कलर मैटर्स ऐसा करके कुछ आया था, ऐसे एक व्यक्ति था, उसके जबड़े पर पुलिस वाले ने जूता रख के दबा दिया था, मर गया, भयंकर बवाल हुआ, जो भी कुछ हुआ। तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स को लेकर अच्छी खासी बातचीत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर संस्थाएं स्वतंत्र हैं राजनीति से, हमारे यहाँ संस्थाएं स्वतंत्र नहीं, क्योंकि सब घूम फिर के बताए ना कि वहीं आ जाता है मामला, अपॉइंटमेंट ही सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। चलिए, और फिर राज्यों में भी इसी तरीके से हर एक राज्य का अपना मानवाधिकार आयोग होगा, क्लियर हो गया। तो वही है कि मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करवाना, जांच करके रिपोर्ट राष्ट्रपति को साल भर में सौंप देना, कोई काम कहा जाए उस काम को कहना, मान लीजिए राष्ट्रपति ने कोई स्पेशल काम दिया कि भाई आपको इस मामले में जांच करनी है, उसको कर दिया, उसके लिए दबाव बनाना, बस ये जैसे बाकी कमीशन है ये सब, वैसे ये भी, ठीक। चलिए, इसके बाद आ जाइए महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग, तो इसके लिए भी लिख लीजिए 1990 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा बाय दिस एक्ट 31 जनवरी 1992 में एक्ट आया, अधिनियम,
और इसी एक्ट के द्वारा लिखे, इसी अधिनियम के द्वारा, एंड बाय दिस एक्ट 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी संरचना लिख लीजिए। कंपोजिशन 1+1+5, 1+1+5। ठीक है, 1+1+ क्या होते हैं? 5। एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, मेंबर सेक्रेटरी, और बाकी 5 क्या होंगे? मेंबर्स होंगे। वही सदस्य सचिव या उपाध्यक्ष मान लीजिए, 1+1+5। तो इन वुमेन कमीशन में ध्यान रखेंगे 5 सदस्यों में से, मेंबर्स में से कम एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। लिख लीजिए, 5 सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य होना चाहिए। ठीक है। 1 member of scheduled caste and 1 member of scheduled tribes must be included in 5 members। 5 सदस्यों में एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। ठीक है। इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। लिखिए, सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल। और राष्ट्रपति चाहे तो इनको समय से पहले क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। हटाने में कोई टेंशन नहीं। टेन्योर 3 years। ठीक है। तो इसमें वही है कि जो भी हमारे संविधान में महिलाओं से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं दी गई हैं, जो सिस्टम दिया गया है, वो सारी चीज़ें सही ढंग से लागू हो रही हैं या नहीं, इसकी जांच करेंगे। महिला उत्पीड़न से जुड़ी हुई कोई समस्या है, कोई शिकायत है, उन शिकायतों की जांच पड़ताल करेंगे। और सालाना, साल भर अपनी में एक रिपोर्ट कम से कम राष्ट्रपति को सौंपेंगे, तो राष्ट्रपति उसको संसद के समक्ष रखवाते हैं। ठीक। तो इनमें वही है कि महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या हुआ, कोई भी केस हुआ, तो उसकी सुनवाई के लिए ये वही कह सकते हैं, जांच करने के लिए कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आरोपी है या जिसके ऊपर हुआ, तो उसके लिए ये सम्मन करके उसको अपने पास क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं, पेशी के लिए कह सकते हैं। कोई भी विभाग के डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, या वीडियो, जो अब तो वीडियो रिकॉर्डिंग होने लगी है, सबकी रिकॉर्डिंग ये देख सकते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा, स्वाति मालीवाल का केस चल रहा है दिल्ली में, कि आम आदमी पार्टी वो राज्यसभा सांसद थे, उनको मोलेस्ट किया गया, तो उसका वीडियो रिकॉर्ड मांगा गया कि भाई साक्ष्य दीजिए आप। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये वही है कि नियुक्ति और हटाए जाना केंद्र सरकार के हाथ में। तो ये भी वही काम करेंगे कि अभी मामला हाईलाइट क्यों हुआ, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ था मामला। और वीडियो उसका देखेंगे तो वीडियो में बिल्कुल साफ साफ है कि वो सीएम ऑफिस में जा रही है और बड़े आराम से टहलते हुए निकलते हुए आ रही है। और फिर 3 दिन बाद जब केस दर्ज हुआ, तो व्हील चेयर पर जा रही है महिला आयोग में शिकायत करने के लिए। भाई, जब आपको मारा पीटा गया, बिल्कुल स्वस्थ थी, तंदुरुस्त थी, पैदल चलते हुए गए, चलते हुए मार खा के आप टहलते हुए निकल गए, और 3 दिन बाद जब FIR कराने जा रही हैं, तो व्हील चेयर पर बैठी हुई। क्या है? लेकिन हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि ये किसके, अब एक मारपीट का केस, कितने केसेस होते हैं देश में? मणिपुर में आपने देखा होगा, इतना भयानक केस हुआ, महिला आयोग को नहीं सूझा कुछ, क्योंकि वहां पर अपनी ही सरकार है, नहीं जाएंगे। यूपी में कुछ होगा, कुछ नहीं करेंगे। गुजरात, MP, जहां जहां अपनी सरकार है, ये कुछ नहीं बोलेंगे। दिल्ली में क्यों कूद रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। बंगाल में कुछ मामला होगा, देखिए। अब ये कौन सा केस उठा रहे थे, कौन सा इलाका था? हाँ, संदेश खाली का मुद्दा, मतलब कितना राष्ट्रीय बड़ा मुद्दा हो गया। हुआ क्या, हमको भी आज तक नहीं पता चला, खाली संदेश खाली सुने जा रहे हैं। उससे ज्यादा जघन्य कांड मणिपुर का था।
भयानक था, या बहुत सारे कांड ऐसे हुए। तो वही है कि राजनीतिक रूप से ये भी काम करते हैं, पॉलिटिकली केंद्र सरकार का एजेंट समझ लीजिए ये होते हैं। कायदे से इन्हें तो पावर्स मिलनी चाहिए कि महिलाओं के मामले में तो महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे लड़कियों की सुरक्षा हो, चाहे पॉस्को एक्ट का मामला हो। पॉस्को एक्ट में है ना कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन एवं आगे सेक्सुअल लगे ये, तो सेक्सुअल ऑफेंस, तो इस सब मामलों में तो इनके पास भरपूर शक्तियां होनी चाहिए कि एक्शन लें। सोचिए, इवन इनके पास जुर्माना लगाने की ताकत नहीं कि जिसको सम्मन किया, मान लीजिए कि किसी कोई आरोपी या किसी अफसर ने कोई गड़बड़ किया या जांच चले, कोई अधिकारी सहयोग नहीं करा, तो उसको वुमेन कमीशन ने बुलाया, वो नहीं भी जा सकता। नहीं गया तो ये पेनल्टी नहीं लगा सकती, क्यों नहीं गया? वो चिट्ठी लिख के भेज सकते हैं कि आप आइए मिलने के लिए, मिलने की इच्छा होगी मिलेंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं मिलेंगे। जैसे कोर्ट है, कोर्ट ने सम्मन किया तो आप जाएंगे, नहीं जाएंगे तो पुलिस टांग के लेके जाएगी, तुरंत वारंट इशू हो जाएगा। कोर्ट करती है, कोर्ट के पास पावर है। इनके पास कोई वारंट वारंट का पावर नहीं, बस कह दिया वो चले गए, ठीक, नहीं गए फिर ये पुलिस के पास भेजेंगे कि भाई उसको भेजो हमारे पास। पुलिस भेजेगी, क्या करके भेजो, उठा के तो भेजेंगे नहीं, उसका भी तो मौलिक अधिकार। कोई लीगल वारंट हो तो बताइए, हम उसको तामील करेंगे, कुछ है नहीं आपके पास तो कहाँ से भेज देंगे? तो ये भी वही है, ठीक है। तो हालांकि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय में जो महिला मंत्री होती हैं, उनकी दखल इसमें होती है, और उन्हीं की सिफारिश पर ही जनरली जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। चलिए, खैर बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, वही सब। महिला आयोग की भी भूमिका क्या होती है? सलाहकारी होती है। मान लीजिए किसी कानून की सलाह दी या कड़े कानून की सलाह दी, तो उसको मानने या न मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। सरकार की इच्छा होगी तो उसकी बातें मानेंगी, नहीं इच्छा होगी उसकी बातें नहीं स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? बेकार सी संस्था हो गई। क्लियर? चलिए, फिर लिख लीजिए केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है, इसके लिए भी जो आरटीआई एक्ट आपको लिखवाया था 2005, तो इसी के बाद इसकी स्थापना की गई। लिख लीजिए आरटीआई एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना की गई, स्टेब्लिश इन अक्टूबर 2005। इसमें कुल 10 सदस्य होते हैं, 10 मेंबर्स। मतलब एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और बाकी अन्य सूचना, चीफ क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और बाकी क्या हो गए, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हम्म 10 मेंबर्स, 10 सदस्य, इंक्लूडिंग चेयरमैन, अध्यक्ष समेत। नहीं नहीं, 10 मिला के। हालांकि 10 हो नहीं पाते, उससे कम ही रहते हैं, ठीक है। फिर लिखिए, इन सभी की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश से की जाती है। अपॉइंट राष्ट्रपति ही करेंगे, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ ए कमीशन। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग की सिफारिश पर। नियुक्ति किसके द्वारा? एक आयोग की समिति पर, आयोग की सिफारिशों पर। अब जो आयोग बनेगा उसमें कौन कौन होगा? लिखिए पीएम प्लस लीडर अपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्लस एक कैबिनेट मंत्री, 1 कैबिनेट मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर।
और इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा? अपॉइंटेड बाई पीएम। एक कैबिनेट मिनिस्टर किसके द्वारा नियुक्त? प्रधानमंत्री। तो 3 सदस्य हैं, तो 2 किसके हो गए? खत्म कहानी। समझ गए? यहां तक तो ठीक था। अब समस्या ये थी कि ये भी एक तरीके से चल जा रहा था, और इसमें ये था कि इनमें से कोई 2 सदस्य अगर किसी पर उंगली उठा दें तो वो अपॉइंटमेंट नहीं होगा, तो 2 का मामला ही नहीं बनेगा। एक ही उंगली उठाने वाला है तो वो होगा नहीं, वो किसी काम का नहीं। अब इनका हट जो लिख लीजिए, कार्यकाल टेन्योर 5 या 65 वर्ष, 5 ईयर्स या 65 ईयर्स, जो पहले पूरा हो जाए, विच कम्स अर्लियर, जो पहले पूरा हो जाए, 5 या 65। ठीक है। रीअपॉइंटमेंट, पुनर्नियुक्ति, नॉट एलिजिबल, पात्र नहीं है, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। ठीक है। अब इनके हटाने के लिए पहले प्रक्रिया दी गई थी कि राष्ट्रपति जब हटाएंगे तो उसके लिए कई सारे कारण थे कि वो पागल या दिवालिया हो गए हों, नैतिक रूप से चरित्रहीन हो गए और राष्ट्रपति की नज़र में अपने कार्यकाल के दौरान किसी लाभ के पद पर रहे हों, या शारीरिक रूप या मानसिक रूप से कार्यों के निर्वहन में सक्षम नहीं थे, ठीक है, या निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रक्रिया बनाई गई थी। लेकिन फिर बाद में 2019 में संशोधन किया गया और वो पावर पूरी दे दी गई किसको? राष्ट्रपति को दे दी गई। यानी 2019 तक इनके पास कुछ पावर्स थी, लेकिन फिर वो भी क्या कर दी गई? ये एक संस्था ठीक बनाई गई थी, ये संस्था ठीक थी क्योंकि हटाने के लिए एक प्रोसीजर रखा गया था, कारण लिखे गए थे। जैसे बाकियों का केवल क्या है? हटा देंगे, कारण नहीं बताएंगे। इनका मेंशन किया गया था कि ये काम करेंगे तभी इनको हटाया जाएगा, अदरवाइज नहीं हटाएंगे। लेकिन बाद में उसको भी क्या कर दिया गया? सरकार ने खत्म कर दिया। तब ये किसकी इच्छा पर चलेंगे? सरकार की इच्छा पर। नियुक्त भी सरकार कर रही है, हटाना भी सरकार के पास, पहले नहीं था 2019 से पहले। और ये एक बहुत अच्छी संस्था थी जो सरकार के कामकाज पर यही, इसके लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई पता है किसने लड़ी थी? अरविंद केजरीवाल ने। जब ये सिविल सर्विसेज से इन्होंने अपनी छुट्टी ली थी तो उन्होंने एक संस्था बनाई थी, परिवर्तन, एनजीओ था, बहुत बड़ा एनजीओ था, और ये इसी राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई के लिए ही ये लोग फाइट कर रहे थे, और इसी के लिए इनको नोबल, अरे नोबल कह रहे हैं, मैग्सेसे अवार्ड मिला था। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था सामाजिक कार्यों के लिए। और उन्हीं सबों के दबाव में, उन्हीं सबों के प्रयासों से 2005 में ये आरटीआई एक्ट लाया गया और इनकी स्थापना हुई। ठीक है। इसमें अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा योगदान है संस्था की स्थापना में। और पहले जो मुख्य सूचना आयुक्त बने थे वजाहत हबीबुल्ला, बताए थे यूपीएससी के दौरान हम लोग मिले भी थे। तो ये संस्था बहुत काम की, और इसमें है कि हर एक विभाग में एक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई। और जब ये आया था आरटीआई एक्ट तो 2 सालों तक यूपीएससी की वैकेंसी 1000 से ऊपर चली गई थी, क्योंकि हर एक ऑफिस में अब क्या अपॉइंट होना था? मुख्य सूचना अधिकारी होना था, तो वैकेंसी भी बढ़ गई थी। ठीक है, बच्चे बड़े खुश हुए थे, और सबसे बड़ा छात्रों के लिए बड़ा लाभकारी हुआ कि बताए ना, पहले स्कोर नहीं बताए जाते थे, स्कोर बताए जाने लगे। आप सोचिए, हद ये हो गई है कि मेंस में जब कॉपी लिखते हैं तो उसकी कॉपी मांग लेते हैं कि किस क्वेश्चन पर कितना नंबर मिला, ये बताइए, जो लिखा हुआ। प्रीलिम्स में तो होता है कंप्यूटराइज, मेंस में जाते थे तो कॉपी चेक करते हैं। तो सोचिए एग्जामिनर कितना सावधान होकर नंबर देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर आरटीआई ये डाली गई तो क्या होगा? फोटो स्टेट दिख जाएगा कि हमने इतना अच्छा लिखा है और नंबर खराब दिया। समझ रहे हैं ये बात? जैसे कॉलेजों में कॉपी चेक होती है, पहले चेक होती थी, दे दिया, कुछ नंबर चढ़ा दिया। अब कॉलेज में भी कॉपी चेक होती है तो गाइड, प्रोफेसर जब अपने बच्चों से करवाते हैं, बोल देते हैं कि बेटा लिख देना कितना नंबर दिया है, ऐसे नहीं चेक करना है। ठीक है, क्योंकि अगर जांच हो गई तो फिर बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। तो सोचिए, बच्चे बाकायदा एनालिसिस करते हैं कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा, हमें इतना नंबर प्राप्त हुआ, तो आगे हमें क्या करना होगा? सुधार करना होगा। तो इससे छात्रों को, हम लोगों को तो बहुत फायदा हुआ। और कई बार हमने भी आरटीआई डाली कि इसमें आप सूचना मांग सकते हैं,
भाई इस पद के लिए इतनी सीटें खाली हैं, उस पर क्या हुआ, या सारी चीज़ें। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाइए, बाकायदा मीटिंग होगी। जैसे BHU में एक बार क्रिट का एग्ज़ाम दिए थे, तो पता चला इंटरव्यू हुआ, नंबर ठीक ठाक था, लेकिन वो वेटिंग लटका दिए कि वेटिंग था, वो खाली ही नहीं होने लगा। तो उसके लिए बाकायदा हमने RTI डाली थी कि बताइए कि जो है कि इंटरव्यू ये कब तक क्लियर होगा, कौन सी सीट है, मतलब सीट खाली है या नहीं खाली है। हालांकि हुआ तो हमारा तब भी नहीं, ब्लैक लिस्ट सब कर दी, उसके बाद नहीं लिया। RTI डालने के बाद दुश्मनी कर लेते हैं। लेकिन बाकायदा हमारे लेटर पर मीटिंग हुई, डीन की और उनके एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई, बैठक हुई। बैठक में जो जो लोग उपस्थित थे सबने साइन किया, जो कंक्लूजन लिखा वो लिखा गया, और वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर और हमको भी भेजा गया कि आपने जो चिट्ठी भेजी थी उस पर ये कार्यवाही हुई है। फाइनली नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन चिट्ठी लिख के संतोष हुआ कि यार कोई तो कुछ काम तो हुआ ना। भले ही सब नहीं लिया अलग बात है, लेकिन संज्ञान में क्यों लिया गया, क्योंकि रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया था। इसलिए बोलते हैं सरकारी कागज कैसे भेजी, पोस्ट से भेजिए आप। तो जो ऑफिस रिसीव करेगा तो उस पर नंबर पड़ता है, अगर नंबर पड़ गया तो उस पर एक्शन होगा, चाहे कुछ हो जाए। लिफाफा भी रखा रहेगा, आपको लिफाफा भी देंगे कि आपके लिफाफा ये था, इस पर ये नंबर दिया गया था। ये बता इसलिए नहीं क्योंकि हम खुद ही चिट्ठी डालेंगे। तो पूरा जो मीटिंग हुई, मीटिंग का पूरा प्रोफार्मा जो फाइल में लिखा गया था, उसका फोटो स्टेट हमको भेजा गया कि मीटिंग में ये लोग प्रेजेंट थे, मुद्दा ये था, RTI ये था, ये क्वेश्चन था, इस पर इन मेंबर्स ने ये कहा, ये मेंबर प्रेजेंट रहे, सबका साइन, कंक्लूजन नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन एक सुकून तो मिला ना कि यार कुछ तो किए सब। तो आप किसी भी विभाग में डाल सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात थी। और बहुत इस पर एक्शन हुआ, और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की सरकार क्या कर रही है, विभाग में क्या हो रहा है, ये सब इससे क्लियर हुआ। बहुत अच्छा एक्ट था। लेकिन वही है कि अब ये भी संस्था क्या कर दी गई, कमजोर कर दी गई। वे सरकार की सारी खबरें लोग निकाल लेते हैं। अब ऐसा भी नहीं, गोपनीय सूचना आप नहीं निकाल सकते जो नॉर्मल है, ठीक है। तो इससे बहुत काम हुआ, बहुत ट्रांसपेरेंसी गई। वेन बहुत से तो आप गांव देहात में देखेंगे RTI कार्यकर्ता बनने घूमते हैं, सरकारी अधिकारियों को धमकी देते हैं, शिकायतकर्ता बोल रहे हैं, ऐसा सब बोलते हैं। जैसे एक तो विनय सर नहीं पहले आते थे पढ़ाने के लिए, वो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, तो बताते हैं कि यार आजकल RTI का इतना खौफ हो गया है कि वो शिकायतकर्ता के नाम से DM को चिट्ठी बोलते हैं, फ़ोन करते हैं। हमारे पास फ़ोन आता है कि हम फलाना गांव से शिकायतकर्ता बोल रहे हैं, RTI कार्यकर्ता बोल रहे हैं, हमने शिकायत की है, और शिकायत की है तो इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो हम RTI डालेंगे। अरे डालो ना यार। तो सरकारी अधिकारी भी देख के काम करते हैं। एक मामला बड़ा फेमस हुआ था, आपने JPSC कांड सुना होगा, बनारस से जुड़ा हुआ था, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था। तो कॉपी चेक होने के लिए विद्यापीठ आई थी, विद्यापीठ है ना, कैसे विद्यापीठ। तो यहाँ पर हेड थे प्रोफेसर परमानंद सिंह, बहुत नामी प्रोफेसर, हिस्टोग्राफी में उनकी किताब एक ही अभी तक चलती है, इतिहास दर्शन की, प्रोफेसर परमानंद सिंह। तो वही पैसे रुपए का मामला था, लोगों ने क्या किया, वही करप्शन, क्या चेक करना नंबर, जिसको जिसको देना था इन लोगों ने दे दिया। अंदाजा था नहीं, ये लोग पुराने जमाने के लोग थे। जांच हो गई, पता चला कि सोचिए जो लिस्ट दी जाती है उन लोगों ने डायरेक्ट लिस्ट पर ही नंबर चढ़ा दिए गए, तो कॉपियों पर नहीं लिखे थे कितना नंबर दिया। जैसे होता है ना कि अंदर के पेज पर, चलिए छोड़िए, फ्रंट पेज पर लिखते हैं ना कि इतना क्वेश्चन इतना नंबर, वो नहीं लिखे सब, सीधे जो लिस्ट आते हैं जिसमें नंबर चढ़ाते, सीधे नंबर चढ़ा दिए सब। तो वो कैसे पता चला, RTI पड़ी, पता चला कॉपी में तो चेक ही नहीं हुई, उस पर तो नंबर ही नहीं पड़ा, सीधे फाइनल लिस्ट चढ़ा दिए सब। सोचिए इतने पुराने प्रोफेसर, जेल हो गई, घर की कुर्की नीलामी हो गई। बहुत नामी प्रोफेसर थे, विद्यापीठ के 2-3 प्रोफेसर नपे थे इसमें, झारखंड JPSC का। डाल ली लड़कों ने RTI, निकलवा दिए कॉपी, पता चलो तो ऊपर से नंबर चढ़ा दिए थे। अब ये लोग पुराने जमाने वाले थे नहीं, जैसे यूनिवर्सिटी कॉपी चेक होती है, कुछ तो दे दिए, कौन देख रहा है, अब देख रहा है। तो ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा हुआ कि पहले कुछ भी कहीं भी ना, हालांकि तो डर के मारे बहुत से तो कभी गलती से भी न डालें। होता है कि कई बार होता है ना कि एग्जाम में लिख के आए और नंबर मिल गया बढ़िया, भगवान से मनाते हैं कि हे भगवान एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करे, आंख बंद करके चेक करे, तो मजा आ जाता है कि वाह। फिर डर लगता है कोनो गलती से RTI ने डाल दी, तो ढंग से जांच हो गई तो क्या होगा, जो मिला था वही चला जाएगा। हाँ, कॉपी निकलवाइए आप जिसकी चाहेंगे उसकी निकालेंगे।
आप अपनी निकाली, पता चला हमारे पे नंबर ही नहीं चढ़ा। बीपीएससी में एक इंटरव्यू में गए थे, कॉलेज की कॉपी थी, दोस्त था उसके पास कॉपी आई थी, बोला यार चेक करना है, तो हम कहे लिहाज चेक कर देते हैं, बताओ कितना नंबर देना है, देते हैं तो के भाव से, गर्ल्स कॉलेज का था। तो बताया कि ना बाबा, आरटीआई का ज़माना है, जो नंबर तुमको देना है वो दो, लेकिन कॉपी में मेंशन होना चाहिए कि इस क्वेश्चन पर इतना नंबर है, नहीं तो वही जेपीएससी कांड की तरह होगा सर, तब धरे जाएंगे। तुम लोग तो बेटा, तुम्हारा नाम तो है नहीं, हम लोग के नाम पर कॉपी चेक हो रही है, तो हम लोग धरे जाएंगे। डर हुआ ना, भले अभी भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वैसा नहीं होता। आयोगों में तो बिल्कुल खत्म हो गया ये चीज़ें। कॉलेज में तो वैसे ही थोके बहुत से बच्चों का नंबर, लेकिन जो कमीशन की कॉपियाँ चेक होती थी बहुत फेयर चेक होती, सही लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये सब किसकी वजह से हुआ? इसी इंफॉर्मेशन कमीशन, आरटीआई एक्ट। ठीक है, ये बहुत शक्तिशाली एक्ट था और बहुत सारे क्षेत्रों में इस पर काम हुआ। बस इसमें है कि इसको और सरकार को क्या करना चाहिए, पावरफुल बनाना। लेकिन वही सरकार पावरफुल बनाएगी तो उसके खिलाफ मामला आने लगा, तो इसलिए सरकारें नहीं चाहती। वैसे बताया ना, ब्रिटिश ने जो भी संस्थाएं बनाई वो सही बनाई, हम लोग अपने हिसाब से लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए खैर, एक दो छोटी छोटी चीज़ें और हैं, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, आज का तब नहीं हो पाया, मिलते हैं कल। ठीक।